to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। मैं राजेश जी से कुछ खास चीज़ों पर प्रतिक्रिया चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अग्निशेखर जी से ये जानना चाहूँगा कि उस 90 के दशक और पलायन के बाद जो पॉलिटिक्स हुई, आप पनुन कश्मीर संगठन चला रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को आप जीवित रखे हुए हैं दशकों से, आपके क्या तजुर्बे रहे अलग अलग सरकारों के साथ? नरसिम्हा राव की, वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, संयुक्त मोर्चा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी सरकार। अग्निशेखर जी। हाँ सौरभ जी, आपका धन्यवाद और यहाँ बैठे तमाम मित्रों का भी धन्यवाद। और विशेषकर मैं अपनी बात राजेश जोशी, हमारे पुराने मित्र हैं, इनकी एक घटना से बात रखना चाहूंगा जी। ये बात है 9 सितंबर 1990 की। जम्मू से हजारों लड़के, युवा, कश्मीर चलो एक अभियान था और राजेश से कवर करने आए थे। राजेश मुझे एक साहित्यकार के नाते पहले से जानते थे और ये हैरान हो गए मुझे उस जुलूस में देखते हुए। कह रहे अग्निशेखर आप भी यहाँ? मैंने कहा ये सवाल आप इनसे पूछो, पंडित त्रिलोक कौल जो वामपंथ के पितामह रहे कश्मीर में, ये आप गोकर डेम्बी से पूछो, ये आप उन साम्यवादियों से, सोशलिस्ट से पूछिए जो इस जुलूस में है। यानी सब के सब पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल मतलब राजनीति के लोग, सब विचारधाराओं के लोग एक मार्च में थे। और ये सब कौन होते हैं? ये सब थे कश्मीर घाटी से आस्था और धर्म के नाम पर निष्कासित किए गए लाखों कश्मीरी पंडितों का एक वो जत्था था। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस सबसे पहले थोड़ा विस्तार में जाऊं जो आपने प्रश्न पूछा। मैं निष्कर्ष में आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जो मेरा अनुभव है, हम सबका अनुभव है कि ये सबसे पहले इंडियन स्टेट का फेल्योर है, भारतीय राज्य का फेल हो जाना है कि वो इस भयानकतम त्रासदी को या तो समझ नहीं सकी या समझ के निष्क्रिय बनी रही। उसके क्या कारण है उसमें जाने की भी आवश्यकता है। उसके बाद एक फेल्योर तो इंडियन स्टेट का है जी। दूसरा फेल्योर है जो लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लेक्सिकॉन से चीजों को देखते हैं जी। ये कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी का फेल्योर है जो एक मुट्ठी पर माइनॉरिटी को नहीं बचा सके। दलीलें कोई भी दी जा सकती हैं। तीसरा ये है कि जो इंडियन स्टेट की एजेंसीज हैं, मीडिया है, मानवाधिकारी कारवादी लोग हैं और जितने इवन जुडिशरी है, इन सब का फेल्योर है। यह फेल्योर जानबूझ के है या एक स्कीम के तहत है, ये अलग। इसके बाद में ये कहना चाहूंगा कि इस समस्या के कई डायमेंशंस हैं। जैसा कि यहाँ संजय तिक्कू ने कहा, संजय वहीं रहे और इनका अपना ओपिनियन है, अपनी एक्सपीरियंस है, जो भयंकर एक्सपीरियंस हो, कोई अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे जिए, और इनके अपने तजुर्बे हैं। अशरफ वानी साहब ने अपने एंगल से बात की, क्योंकि इसके डायमेंशंस कई हैं। जब मैं कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के डायमेंशन से कहें तो ये जेनोसाइड है, ये पूरा नरसंहार है। और नरसंहार के इर्द गिर्द क्या हो रहा था, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रवैया था, पड़ोसियों का क्या रवैया था, वो मजबूरी में था या कनाइवंस थी, वो अलग। इसके तमाम डायमेंशंस पे एक खुल के बात करनी चाहिए थी पहले से। इसके साथ साथ इस सारे में फिर एक डायमेंशन जो खुला सामने, वो था डिनायल का। इसको डिनाई करो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। झूठ बोलो कि जगमोहन ने निकाला, झूठ बोलो कि ये लोग बड़े जमींदार थे, सूदखोर थे, इन्होंने बड़ा सप्रेस करके रखा था कश्मीरी मुसलमानों को, इसलिए बेचारों को करना पड़ा। झूठ बोलो, सारी नौकरियां इनके पास थी, मुसलमान लड़के तो बेचारे बेकार थे, वो क्या करते, बंदूक उठाई। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि एक आरटीआई से 1990 में कितने मुलाजिम थे कश्मीर में, और जो सारे के सारे निष्कासित हुए, निकाल दिए गए, उनमें कितने मुलाजिम थे। आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कुल मिलाकर के 1990 के दशक
के पीछे का इतिहास, जैसे सुनील ने कहा यहाँ, और प्रकारांतर से सुनील हमारे संजय मित्र ने भी कोई डिनाई नहीं किया, जो हुआ है वो दिखाया गया है। अब कैसे दिखाया जाना था वो तो क्राफ्ट की बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इस फिल्म के बहाने बात हो रही है, फिल्म पे बात शायद नहीं हो रही है कि उसका स्क्रैप्ट है, फिर लिबर्टी है डायरेक्टर की, उसने कितनी ली है, कौन सी घटना कहाँ रखनी चाहिए, उसमें मैं नहीं जाऊं, क्योंकि अगर उस दृष्टि से भी देखा जाए तो मैं एक लेखक भी हूं, मुझे पता है कि एक लेखकीय स्वायत्तता क्या होती है, एक डायरेक्टर की लिबर्टी क्या होती है, कितना वो ले सकता है कितना नहीं, उस पर उसकी दृष्टि भी काम करती है। लेकिन मैं 2-3 घटनाएं हल्के से आपको बताऊंगा। जैसे उस फिल्म में शारदा पंडित के बहाने जिसे ड्रम में मारा जाता है, वो दृश्य दिखाया, वो मेरा दोस्त था बालकृष्ण गंजू, उसके घर की एक एक सीढ़ी से मैं परिचित हूं। और जिस प्राणा गंजू की भूमिका शारदा ने निभाई है वो मेरी बड़ी बहन जैसी थी, सोपोर की थी, और सोपोर डिग्री कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूं और मैं ग्रेजुएट हूं वहां से। और जिसको आरे पर चीरा गया गिरिजा, वो मेरे भाई की, मेरे एक मित्र की भाभी थी, उसके हाथों भी मैंने चाय पी है। तो जैसे सरला भट्ट हुई, नर्स हुई, उससे भी परिचित था मैं अनंतनाग से, क्योंकि मेरी ड्यूटी अनंतनाग में थी। तो मेरा एक तो ये प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा कि एक इतिहास को जानने वाले एक स्टूडेंट के नाते, मैं कश्मीर के इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं कश्मीर के फोकलोर पर मेरा डॉक्टरेट है, मतलब मेरा रिसर्च है, और उस फोकलोर में भी परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स पे मेरा काम है कि एक रिलीजियस माइनॉरिटी जब परसिक्यूट हो और वो कैसे कंप्रोमाइज करते हुए जीती है, खड़ी होती है, वो कैसे सच नहीं कह पाती है क्योंकि मसल दिए जाएंगे, उस पर मेरा काम है। यहाँ अशरफ वानी मेरा छोटा भाई है, उम्र में मुझसे बड़ा, छोटा उम्र में, इनके तजुर्बे आपने हैं, ये लेखक है। ये क्या सच नहीं है? कश्मीर के फोक के हिसाब से कहता हूं, जो हमने लोक में जो सुन के हम बड़े हुए हैं, बटनी दोदिए मस ही के कुरथम डालीगढ़ बस, हे कश्मीरी पंडितानी तेरे बाल जड़ जाए, या कशीर रुजा कहेगर, क्या कश्मीर में 11 ही घर बचे? ये कौन सी कहावतें हैं? ये परसिक्यूशन की हैं, और वो कैसे परसिक्यूशन, पीछे की परसिक्यूशन की, जिसकी तरफ मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, सुनील ने बहुत अच्छे से उसको सामने रखा। तो एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी, और अशरफ वानी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगा, इनकी आर्टिकुलेशन अच्छी है, मैं इनको देखता रहता हूँ, फॉलो भी करता रहता हूँ। अगर इन्होंने नहीं पढ़ी है तो इनको 2 किताबें पढ़नी चाहिए जो किसी कश्मीरी पंडित ने नहीं लिखी। एक तोहफतुल अहबाब पढ़िए जरूरी, कि शमसुद्दीन अराकी ने कश्मीर आकर क्या तांडव मचाया कश्मीरी पंडितों का, वो जरूर पढ़िए आप। अगर आपको वो किताब मिलेगी, उसमें 4th चैप्टर नहीं होगा, 4था जो अंतिम उसका चैप्टर है वो उसमें निकाल दिया गया है, क्योंकि उसी में सारे परसिक्यूशन। एक तोहफतुल अहबाब पढ़िए, दूसरा बहरिस्तानी शाही पढ़िए। आप राज तरंगनी मत पढ़िए जोन राज की, क्योंकि लोग कहते हैं ये हिंदू ने लिखी है, उसने वो लिखा, नहीं, आप मुसलमानों की ही लिखी 2 हिस्सा। आपको पता चलेगा कि कश्मीरी पंडित जो कभी 14वीं शताब्दी में 100% थे, वो घट के 2% 3% तक कैसे आए, उस इतिहास में नहीं जाइए। वो जो एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स आप में होता है, उसकी परिणति में, जैसा कि यहाँ कहा गया, 1947 के बाद से कई ऐसे मोड़ हैं 90 तक आते आते, जो काफी है आपको समझने के लिए कि आगे क्या होने जा रहा है। तो जो वो 90 में हुआ एन मास, ये जगमोहन वगमोहन की चोरी चलती नहीं है, छोड़िए इसको, ये नहीं चलती है। जगमोहन ने निकाला, जगमोहन ने बंगले बना के दिए, जगमोहन ने सोने के लंकाएं इनको बना के दिए, वो निकल आए। वो पागल थे कश्मीरी पंडित जो एक कहने पे आते। मैं संजय टिक्कू के मोहल्ले का रहने वाला हूं, ये जहां रहते हैं उससे थोड़ा ऊपर सत्थू बाला का मैं बंदा हूं, इसलिए मैं ये मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उसी मोहल्ले का हूं, और मुझे मारने वाला कोई पाकिस्तान से नहीं आया, मुझे मारने वाला कोई अनंतनाग या बारामूला से नहीं आया, वो श्रीनगर के ही लोग थे, मेरे जाने पहचाने हुए लोग थे। उसमें मेरे मोहल्ले सत्थू बरबरशाह के 2 लोग भी थे। और जब आप अपने दोस्तों से डर खाने लगे और दोस्त आंगन में आए और आप छिप जाएं, वो हालात क्या रहे होंगे। और इसमें जो कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, उनके पीछे का रैशनल, उनके पीछे का रीजन जो था वो अलग है। वो वही निजाम मुस्तफा वाला है, काफिर वाला है,
अल्लाह अकबर कहने वाला है और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए काफिरो ए जालिमो, वो कहा गया। और वो कश्मीरी पंडितानियों के को अपमानित करने वाले ने जो कहे नहीं जाने चाहिए कहना पड़ रहा है, वो तर्क था। लेकिन जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई भी मारे गए, ऐसा नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं मारे गए, चुन चुन के मारे गए, लेकिन उनकी रीजनिंग अलग थी, उनके पीछे अलग लॉजिक था और हमारे पीछे अलग लॉजिक था। हमको इसलिए मारा गया जी। अग्निशेखर जी, मेरा सवाल जो था, मैं वहां आता हूं। तो मैं ये कह रहा था, मेरा जो जेनोसाइड हुआ उसके पीछे का जो दर्शन है, जो आधार है, वो अलग है, और जो बाकी लोग मारे गए उनका अलग है। गलत है, मैं नहीं कहता हूं कि ठीक हुआ, वो पॉलिटिकल है और भी कई रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का वर्चस्व। अब जब आप आए, मैंने शुरू में कहा फेलियर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का मतलब है जम्मू कश्मीर की सरकारों से लेकर दिल्ली की सरकारों तक एकदम पैरालिसिस हुआ, एकदम पैरालिसिस है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई हरकत में नहीं आ रहा है। तो उसमें चाहे वो वीपी सिंह की सरकार हो, उसके बाद की जितनी भी सरकारें हैं, किसी ने कोई नोटिस नहीं ली, किसी ने उप तक नहीं की, किसी ने मुंह तक नहीं खोला, चाहे वो आपके ह्यूमन राइट्स के बॉडीज के लोग हों, PUCL, मैं नाम लेके कहूंगा, जिन्होंने झूठ कहा हमारे बारे में, इनको कोई जाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो किसी के इशारे पे आए। इतना ही नहीं, उसके बाद जब तंबू के शहरों के शहर बनने लगे, जैसे सुनील ने कहा, मैं पहले दिन से ही गीता भवन में जो हमारा ट्रांजिट कैंप बना, उसके बाद मुट्ठी का कैंप, पुरखू का कैंप, 24-25 जितने भी कैंप में हर एक में गया, क्योंकि मुझे रहा नहीं गया। मैं काफी मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कसूर क्या है मेरी माँ का। मेरा बाप आते आते ही मर गया धूप में, उसका कसूर क्या था? और उसने ये कहा था मुझसे, जब उसको लू लग गई, चलो कश्मीर ही जाते हैं, वहां रिलीजन ही चेंज करते हैं, धर्म परिवर्तन ही करेंगे, लेकिन मरेंगे अपने कश्मीर में। इसकी पीड़ा को आप जानते हैं, ये मेरे बाप की पीड़ा नहीं, सबकी, अनेकों की पीड़ा। ऐसे में जितनी भी सरकारें रही, हमने अपने आप को, हमारी ओर से जब कोई नहीं बोला तो हम बोले, हम बोलना शुरू किए, और बोलना शुरू किए तो हमने सबसे पहले अपने शत्रु को आइडेंटिफाई किया। ये शत्रु कौन है और कौन उसके साथ है, कौन कौन उसके साथ है। एक ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ शत्रु, दूसरा उसके बाद कि इसका समाधान क्या है, तीसरा कि जन जागरण करें, लोगों तक जाए। जब हम तो कोई बोलता नहीं है, हम खुद क्यों ना बोले। ऐसे में हमने पनन कश्मीर नाम का जो एक आंदोलन चलाया। पनन होता है हमारा अपना जिगर का, आत्मा का। ये कश्मीर हमारी आत्मा का कश्मीर है। पनन कश्मीर के निर्माण के लिए हमने एक आंदोलन किया। इसमें इतना ही नहीं है कि हम जुलूस जलसे करते रहे, हमने ये लोगों को बताते रहो यार कि इस जेनोसाइड कैसे हुआ, कितना हुआ, इसके डायमेंशंस कितने हैं। इसमें आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों से इसको कम नहीं किया जा सकता। आप कम मरे, वो ज्यादा मरे, ये ऐसा नहीं हो। ये देखा जाता है कि कैसे मारे गए, किन कारणों से मारे गए। ये हॉलोकॉस्ट में एक बेसिक प्रिंसिपल है। और आपके बारे में झूठ फैलाया जाए, वो फैलाया जाता रहा। हमको कहा जाता आपकी बात दूसरी है। ये दूसरी बात क्या होता है? हम क्या पाकिस्तान में जिम्मी थे? हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन थे? ये दूसरी बात होना अफगानिस्तान में हो सकता है, किसी इस्लामिक रिपब्लिक में हो सकता है। जो हम दूसरी हैं, लोकतंत्र आप अपने आप को कहते हो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हो, उसमें आप मरने देते हो, रिलीजियस क्लींजिंग करने देते हो, होने देते हो। ऐसे में हमने आज तक की सरकारों, मैं नाम लेके कहता हूं, वीपी सिंह से लेकर के वर्तमान सरकार तक, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार तक, किसी भी सरकार ने हमारे इश्यू को अभी तक एड्रेस नहीं किया। किसी भी सरकार ने, जो हम लगातार बोल रहे हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, एक SIT बिठाया जाए, किसी ने नहीं किया। किसी भी सरकार ने आज तक हमारी मांग जो है कि जो हमारे हत्यारे हैं,
उनको आइडेंटिफाई करके कम से कम तो दंडित किया जाए। किसी ने नहीं किया। उल्टे में वर्तमान सरकार के एक दो कदम जो सुनील ने सुझाए हैं उनको छोड़ करके कश्मीरी पंडित इशू उसकी टोटलिटी में, जहां ये बताया गया कि हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हमारा ही एक सिग्निफिकेंट नंबर कश्मीर में रहता रहा, उसको लेकर भी किसी ने बात नहीं की। ये सही कह रहे हैं। और संजय शायद जानते हैं, जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई तो मैंने इनसे कहा था, श्रीनगर में हुई थी सेंटूर होटल में, मैंने वहां मनमोहन सिंह की सरकार और जितने लोग वहां आए थे भारत के, मैंने ये कहा था, आप रिकॉर्ड देखिए कि हम हमारा कुछ नहीं करोगे, कम से कम जो कश्मीर में रह रहे हैं उनकी बात तो करिए ना। मैंने राम मंदिर में कहा था इनसे, और वो काफी नहीं है कहना, मैंने कह दिया तो रोसे हो गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन ये जिनोसाइड और डिनायल ऑफ जिनोसाइड में सभी जिम्मेदार हैं। वो सरकारें हैं, वो आपकी जुडिशरी, वो आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट यहां की आपका केस लेने से इनकार करती है, कहती है तो बहुत पुराना हो चुका है, जबकि हमारे केस से पुराने जो हैं उनको ले रही हैं। क्या कहेंगे आप? ये जुडिशियल बायस नहीं है आपके साथ? आप क्या हैं? हम क्या अछूत हैं? ये हमारे एक कश्मीरी कवि हुए हैं मोतीलाल साकी, उसने कहा हम लोकतंत्र के नए अछूत, वी आर न्यू अनटचेबल्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी। इनकी बात किसी ने नहीं की, लेकिन हम करते रहे। और आज चूंकि फिल्म के बहाने बात करनी है, फिल्म के बहाने हमारी बात जहां तक नहीं पहुंच सकी थी वहां तक गई और वहां तक जा रही है। इसका हमें एक संतोष है कि मेरी बात, मेरी जलावतनी, मेरा जेनोसाइड और जो हुआ मेरे साथ, वो देश के कोने कोने विश्व में जा रहा है, जिसका प्रभाव किसी भी सरकार पर पड़ सकता है, ताकि इस समस्या का अंतिम निदान हो, समाधान हो। और ये जो लोग इसको लेकर के आज तिल मिलाए हुए हैं, कुछ ये वो लोग हैं जो 32 साल तक चुप रहे, आज समझ आ रहा है कि वो चुप क्यों रहे। जो वो बोल रहे हैं उससे वो अपनी चुप्पी को ही जस्टिफाई कर रहे हैं। ये हमारे साथ हुआ ना, ये नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना था, क्योंकि ये हिंदू जेनोसाइड है। हिंदू जेनोसाइड को मत दिखाओ, हिंदुओं के साथ क्या ये मत करो। ठीक है, इसलिए वो तिल मिलाए हुए बोल रहे हैं। इन सवालों के जी अग्निशेखर जी, इन सवालों के जी कोई अंतर नहीं है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने सर, ये मेरी जिम्मेदारी है सर, ये आभार मत व्यक्त करिए, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जी राजेश जोशी जी, मेरे पास 4 सवाल हैं आपसे जुड़े हुए। आप बहुत लंबे टाइम से इंडियन पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है, फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि एक रेडिकल लेफ्ट का इकोसिस्टम है। जब उन्होंने इंडिया में फिल्म को रिलीज किया तो उसको ENU कर दिया, बाहर उसको JNU ही रखा है। एक रेडिकल लेफ्ट का इकोसिस्टम है जो बुरहान वानी जैसों को सेलिब्रेट करता है, कश्मीर के लोगों के आत्माधिकार और उनकी आज़ादी और इन सब चीज़ों की बात करता है, इंडियन स्टेट के ऑपरेशन की बात करता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस पर चुप्पी साध के रखता है। आपको लगता है कि ये एक इंडियन लेफ्ट और खासतौर पे रेडिकल लेफ्ट की बड़ी प्रॉब्लम रही है? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जितने भी श्रोता अपने वक्ताओं को अभी तक मैंने सुना, वो भुक्तभोगी हैं, इसलिए उनकी बात पर यकीन करना न करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है सर। एक बार बार ये जो आपने सवाल उठाया, ये सामने आता है कि एक रेडिकल लेफ्ट का एक इकोसिस्टम है जो कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देता है और कुछ चीजों को हाईलाइट करता है। जो हमारे अग्रज कवि अग्निशेखर ने अपने वक्तव्य के सबसे पहले वाक्य में जो बात कही, वो मुझे याद आ गई है। 1990 को जब मैं कवर करने गया था जम्मू से और उधम सिंह और श्रीनगर तक शायद वो यात्रा जानी थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, RSS के लोग उसमें थे, और उसमें मैंने अग्निशेखर जी को देखा तो मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे, जो जैसा कि उन्होंने कहा, अग्निशेखर वो कवि हैं जो मार्क्सवादी धारा के कवि गिने जाते हैं हिंदी में, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गए, क्योंकि जो लेफ्ट वाला एक तबका है जिससे उन्होंने तवक्को रखी थी, जिससे उन्होंने उम्मीद रखी थी कि वो इंसानियत के कश्मीरी पंडितों के फेवर में बोलेंगे,
आवाज उठाएंगे वो आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ी। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें जो रेडिकल लेफ्ट में शायद इस जो ये टर्म है इससे मैं सहमत नहीं हूं। आमतौर पे वाम, आप क्या सीपीएम को, सीपीआई को रेडिकल लेफ्ट तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है माओइस्ट को आप रेडिकल लेफ्ट कह लें तो कह लें, लेकिन सीपीआई या सीपीएम बड़े ब्रॉड, और समाजवादी धड़े के भी कुछ लोग वो ब्रॉडली वामपंथी उसमें आते हैं। रेडिकल लेफ्ट उनको मैं नहीं कहूंगा। हाँ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर। बिल्कुल, ये जो पूरा लेफ्ट का स्पेक्ट्रम है, हाँ लेफ्ट का स्पेक्ट्रम जो है, इसमें मैं अर्बन नक्सल वगैरह ये जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। वाम की बात जहां है, आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं और आज जो ये विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल, उसके बहाने हम ये बात कर रहे हैं, इस मोड़ तक हम आए और उसमें कहीं कोई जवाब देने वाले लोग नहीं थे, कहीं कोई सोल्यूशन देने वाले लोग नहीं थे, कहीं कोई सिग्नेचर कैंपेन करने वाले लोग नहीं थे, और जो कैंडल लाइट जो जुलूस होता है वो निकालने वाले लोग नहीं थे। ये क्रिटिसिज्म बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है और इस क्रिटिसिज्म को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आज हम इस मोड़ पे हैं ही इस वजह से कि जो ब्रॉड लेफ्ट है उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज ही नहीं है, उसमें कांग्रेस, जनता दल वगैरह वगैरह तमाम शामिल हैं। जी बिल्कुल। इनकी तरफ से जिस तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए था उस तरह का इंटरवेंशन नहीं हुआ है। लेकिन मैं अपनी बात एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल से कहता हूं। अग्निशेखर जी ने यूसुफ तारिगामी का नाम सुना ना, जानते ही होंगे, दोस्त होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के वो एमएलए रहे हैं और बड़े नेता हैं। यूसुफ तारिगामी के पीछे कश्मीरी सेपरेटिस्ट AK-47 लेकर के पूरे श्रीनगर में घूमे थे। तारिगामी ने मुझे खुद बताया था, वो बार बार कश्मीरी सेपरेटिज्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जब खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी के सतपाल डांग थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, वो टेररिस्ट की लिस्ट में थे। सबसे बड़ी लड़ाई जो है वहां लड़ी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेपरेटिज्म के खिलाफ अगर लड़ा है तो सिर्फ कम्युनिस्टों ने लड़ा है और ये कम्युनिस्ट को अपना डिफेंड करने दीजिए। कश्मीर में जहां जो चुप्पी थी उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, क्योंकि उस चुप्पी को भरने का काम कर रहा है एक फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री। और ये फिल्म जो है एक इट्स अ डिसऑनेस्ट फिल्म, बेईमान फिल्म है, क्योंकि आर्ट और सिनेमा क्या होता है, मैं आपकी बात, आपके ही सवाल को एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूं। हम लोग शिंडलर्स लिस्ट जो है फिल्म को क्यों याद करते हैं, आर्ट और सिनेमा क्यों होता है? हर समाज में फॉल्ट लाइंस होती हैं, हर समाज में मैसेकर्स हुए हैं। आज ही नहीं, इतिहास में नादिर शाह जब हिंदुस्तान में आया था कत्लेआम किया था। दिल्ली में मुसलमानों का भी कत्लेआम हुआ था, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। नादिर शाह को आज आप कैसे डिपिक्ट करेंगे अगर एक फिल्म में देखेंगे? मैं कुमाऊं रीजन से आता हूं, उत्तराखंड के। कुमाऊं और गढ़वाल दो अलग अलग रीजन है। हिस्टोरिकली इतिहास में दोनों में बहुत दुश्मनी रही है। हमारे यहाँ एक त्योहार मनाया जाता था कुमाऊं में, खतड़ुआ त्योहार उसको बोलते हैं। खतड़ुआ त्योहार जब कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल के राजा से लड़ाई की और कुमाऊं का राजा उसमें हार रहा था, गाय ने उसकी मदद की, गढ़वाल के राजा को हरा दिया। इसको कुमाऊं के लोग सेलिब्रेट करते थे, अभी तक करते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद ये कम हुआ है। अगर इस पर कोई फिल्म बनाएगा खतड़ुआ त्योहार पे, कैसे डिपिक्ट करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो लेफ्ट के जो फेलियर की जो बात आप कह रहे हैं वो एक सच्चाई है। उसमें जिस तरीके से बोलना चाहिए था, और सिर्फ लेफ्ट ही नहीं, वो नहीं बोला गया। मेरे पास और भी कहने को बातें हैं, लेकिन आपके पास 3 और सवाल। जी, मेरा अगला सवाल राजेश जी इस फिल्म के पॉलिटिकल एंगल पर है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है। एक रूलिंग पार्टी के तौर पर भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, होम मिनिस्टर का ट्वीट आता है, सारे मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री की जा रही है, और सोशल मीडिया पर जो पूरा एक आईटी विंग काम करती है, जिस तरह से फिल्म का सपोर्ट, जो लोग इस फिल्म पे नहीं बोल रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट कई कश्मीरी पंडित हैं जो नाइत्तेफाकी रखते हैं इस फिल्म से, चाहे वो राहुल पंडिता हों, हमारे इंडिया टुडे ग्रुप में पूजा छारी, ऐसे कई लोगों को ट्रोल भी किया जा रहा है। मैं इस फिल्म के और इस फिल्म के बाद जो बहस शुरू हो रही, तो उस बहस में एक तो वो पक्ष है जो अग्निशेखर जी बोल रहे हैं, संजय टिक्कू जी बोल रहे हैं, सुनील भट्ट जी बोल रहे हैं, इनका दुख है, तकलीफ है, इनके साथ हुई इनजस्टिस है, लेकिन फिल्म उसके अलावा भी कई पॉलिटिकल एंगल पैदा कर रही है। उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। सौरभ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म का समर्थन करते वक्त देखिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा आज तक इस हिंदुस्तान में बंटवारे पे, पार्टीशन पे कोई फिल्म नहीं बनी है। और बहुत अच्छा उन्होंने ये आइडिया दिया है। आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है, छोटी मोटी फिल्म बनी है, जो बंटवारे की त्रासदी को, विभीषिका को अच्छी तरह से आर्टिस्टिक ढंग से डिपिक्ट कर सके,
और वो ऐसा सिनेमा बन सके जो जैसे शिंडलर्स लिस्ट का मैंने जिक्र किया था, जिसका हम बार बार उदाहरण देते हैं, ऐसी फिल्म नहीं बनी है। अब मेरा सवाल ये है, मान लीजिए पार्टीशन पे एक फिल्म बनाता है कोई फिल्म डायरेक्टर, और वो फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री होता है। वो विवेक अग्निहोत्री पार्टीशन को किस नजरिए से देखेगा, और एक जो दूसरा और किसी मान लीजिए ऋत्विक घटक जैसे सिनेमाकार हैं या सत्यजीत रे जैसे सिनेमाकार जो थे, वो किस नजरिए से देखेंगे। फर्क ये है, जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इट्स नॉट अ विवेक अग्निहोत्री फिल्म। ये विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं जरूर, लेकिन ये हिंदुत्व की फिल्म है, ये हिंदुत्व के नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। ये कश्मीरी पंडितों का भी इसमें सवाल नहीं है। कश्मीरी पंडितों की जो दारुण दुख हमारे सामने बयान किया है कश्मीरी पंडितों ने, 2 लोगों ने, वो बहुत ही जेन्युइन दुख है। लेकिन ये कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं है। ये फिल्म है एक पूरे समुदाय को शक के दायरे में ला करके उसको आसानी से निशाना बनाया जा सके, इसके लिए किया गया है। ये हिंदुत्व का नैरेटिव है। जैसे कि 30 के दशक में जर्मनी में जो नात्सी आर्ट्स वाले जो क्लब बने हुए थे, जहां एग्जीबिशंस लगती थी, सिनेमा लगता था, उसमें यहूदियों को खास ढंग से प्रोजेक्ट किया जाता था, कीड़ों की तरह दिखाया जाता था, उनको डरावने दिखाया जाता था, उनको लालची की तरह दिखाया जाता था। वो पॉलिटिकल फिल्म होती थी, वो प्रोपेगेंडा फिल्म होती थी। इसमें कश्मीरी पंडितों के जो दारुण दुख हैं उनका आड़ लेते हुए ये फिल्म बनाई गई है, ताकि उसका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो दिया जा सके। बस अपनी बात यहीं पे एक मैं खत्म कर रहा हूँ, ये कहते हुए कि एक दौर था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जब नया दौर जैसी राज कपूर जैसे देवानंद और दिलीप कुमार जैसे फिल्म मेकर फिल्म बनाते थे जो समाजवाद की बात करती थी। आज एक दूसरा दौर है जिसमें हिंदुत्व का जो है वो आइडियोलॉजी सबसे आगे बढ़ रही है, और उसके निशाने पे मुसलमान है, मुसलमान इन द सेंस के इस्लामिक आइडियोलॉजी है, और उसकी जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। ये है। इसके काउंटर में भी एक नैरेटिव चल रहा है जिसमें जो एंटी बीजेपी सेगमेंट है वो जगमोहन को एक कल्प्रिट की तरह पेश कर रहा है बार बार, और कि बाद में जगमोहन एसोसिएट हो गए ऐसा वैसा, और बीजेपी को निशाने पे लेने की कोशिश कर रहा है कि जब ये सब हुआ वीपी सिंह सरकार के दौर में, तब भाजपा भी तो उनको सपोर्ट कर रही थी। इस पर क्या कहेंगे? ये जो व्हाट अबाउटरी है और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि जगमोहन ने अपनी किताब में भी लिखा, मैंने और भी विद्वानों को पढ़ा कि वो बार बार कश्मीरी पंडितों को कह रहे थे कि आप पलायन मत करिए। उनका 7 मार्च का भी एक बयान है। ये सब तो मतलब ये दोनों तरफ से जो एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा वॉर का जब मौका मिलता है हर पॉलिटिकल आउटफिट उसका इस्तेमाल करता है। और ये बात सच है कि लाल कृष्ण आडवाणी की और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे, और सरकार में शामिल नहीं थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल उसमें समर्थन कर रही थी, सीपीआई और सीपीएम भी उसमें उसी सरकार में। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ इस वजह से कि वो सरकार में शामिल थे उनको कुछ फैसला करना चाहिए था, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेच है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह कश्मीर के मुद्दे पर सरकार में नहीं आए थे, वो बोफोर्स के मुद्दे पर उन्होंने राजीव गांधी को हराया था। ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दे से की बजाय भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उस वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह से मंडल कमीशन को लागू करके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हिंदू समाज में अगड़ों पिछड़ों को आगे लाने की राजनीति का तुरप का पत्ता खेला है, उसको कैसे काउंटर किया जाए और हिंदुत्व का नैरेटिव बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चिंता थी। ठीक है, कश्मीर से आए थे लोग, उनको उनके बारे में बयान वगैरह दिए थे। साथ साथ मुझे ये भी याद, उन दिनों में रिपोर्टिंग करता था, खालिस्तान का मूवमेंट जब उन दिनों चल रहा था, पंजाब के बहुत सारे गांवों से सिख जो हिंदू हैं पंजाब के, वो दिल्ली में आए थे, उनको भी वहां पर रखा गया था, वो बाद में चले गए वहां से। तो ये जो जहां पर भी स्ट्राइफ होता है, समाज में झगड़ा होता है, हिंसा होती है, बाहर लोग आते हैं, उनका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बात में बिल्कुल दम इस बात में है कि हिंदुओं के जैसे पैरोकार इस वक्त कश्मीरी पंडितों के भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए हैं, जिस तरह से इस फिल्म को एंडोर्स कर रहे हैं, उस वक्त उतने फोर्सफुली उन्होंने भी नहीं बोला। और अग्निशेखर जी की इस बात में दम है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के आज तक की सरकार ने कुछ नहीं किया। राजेश जी, कांग्रेस के जो डिजास्टरस मूव रहे घाटी में मिलिटेंसी और टेररिज्म के पूरे डेवलपमेंट में, चाहे वो 87 के इलेक्शन की रिगिंग हो, 87 से लेके 89 तक इंटेलिजेंस को इग्नोर करना हो, फारूक अब्दुल्ला और वो पूरा सब,
क्या आपको लग रहा है कि चूंकि बीजेपी को इसमें पॉलिटिकल गेन मिल रहा है, कांग्रेस बैकफुट पर है, इसलिए भी ये सारी इतनी चीजें हो रही हैं? क्योंकि गलती तो कांग्रेस की भी है, और अगर आप ऐतिहासिक कालखंड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो 80s के 3 बड़े मूवमेंट रहे, एक असम में, एक पंजाब में और एक कश्मीर में, दे वर द वन हु वर रनिंग द कंट्री। नहीं, ये बात ठीक है कि जो चूंकि पूरी सत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ में थी, और कांग्रेस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बहुत भयंकर रोड रोलर मेजोरिटी से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने आज जो कुछ ये देश भुगत रहा है, माफ कीजिएगा राजीव गांधी अब नहीं है, लेकिन वो जो उनकी दूरदृष्टि कम थी उनकी राजनीतिक, इस वजह से भी बहुत सारा खामियाजा ये मुल्क भुगत रहा है। शाहबानो का जो केस था उसकी वजह से, फिर राम जन्मभूमि का, वो सब पूरा इतिहास है, अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जो गड़बड़ियां की हैं उसका मुआवजा आज भुगता जा रहा है। माफ कीजिए, आपका सवाल क्या था? मैं थोड़ा जी, मैं ये आप टिप्पणी कर दी। एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने एक डिसऑनेस्ट फिल्म बनाई है, क्योंकि फिल्म को देखकर जो पीड़ित हैं उनके प्रति समानुभूति, एम्पैथी, कंपैशन, इनजस्टिस के प्रति रेज, और जो सिस्टम तब से अब तक चला आ रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी, एक तो ये मोटिव हो सकता था। लेकिन हम जिस तरह के रिएक्शंस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या कई जगह सिनेमा हॉल में भी, तो एक रेज भी दिख रहा है। और वो रेज कई जगहों पर, जैसा आपने कहा कि एक समुदाय को, मुस्लिमों को पेंट करना या उस तरीके के, तो वो चिंताएं भी आ रही हैं। पर विवेक अग्निहोत्री का ये कहना है अपने बचाव में कि मैंने जो दिखाया वो तथ्य हैं, मैंने तो एक इनजस्टिस को डिपिक्ट किया। अब उसके इंटरप्रिटेशन क्या हो रहे हैं, एंगर किस तरह से लोगों का बाहर आ रहा है, ये सोसाइटी का फलसफा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने शिंडलर्स लिस्ट का जिक्र किया, वो भी शिंडलर्स लिस्ट का बार बार जिक्र कर रहे थे कि आपने तो स्टीवन स्पीलबर्ग से नहीं पूछा कि आपने बहुत सारे अच्छे नाजी क्यों नहीं दिखाए, उन्होंने ज्यूज की पीड़ा को दिखाया। ज्यूज की पीड़ा को भी दिखाया, लेकिन शिंडलर्स लिस्ट में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो खुद नाजी है, नाजी शिंडलर्स लिस्ट है। और वो कोई बहुत चैरिटी नहीं कर रहा है जूइश लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए कर रहा है। लेकिन आखिरी सीन अगर उस फिल्म का आप देखें कि वो किस तरह से जब हार जाती है नाजी पार्टी, तब तक वो हिटलर के साथ है, उसके बाद वो सबको बांट के जा रहा है और रो रहा है। आप कला क्यों क्रिएट करते हैं? आप कला समाज में जो दरारें हैं उसको बढ़ाने के लिए क्रिएट करते हैं, या जो दरारें हैं उनको पाटने के लिए क्रिएट करते हैं? पार्टीशन की फिल्म का जो जिक्र मैं कर रहा था, अगर आज पार्टीशन पर कोई फिल्म बने और उसमें वो नैरेटिव आएगा, इंडिया में, हिंदुस्तान में लोगों से पूछा जाए तो यहाँ एक कॉमन नैरेटिव है कि लाशों भरी रेलगाड़ियां पाकिस्तान से यहाँ आती थी। पाकिस्तान में नैरेटिव है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का पुरानी दिल्ली में कत्लेआम हुआ और वहां रेप हुए, बलात्कार हुए, ये सब हुआ, वहां का वो नैरेटिव है। वहां जो फिल्म मेकर बनाएगा और यहाँ जो फिल्म मेकर बनाएगा, अगर रंगीन चश्मे से बनाएगा तो वो बहुत महान कला की कैटेगरी में वो फिल्म नहीं जाएगी। महान कला की कैटेगरी में फिल्म तभी जाएगी जब उसमें तथ्यों पर, और तथ्य भी अपने अपने लिहाज से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक प्रासंगिकता, तमाम चीजों को साथ में लेते हुए किस तरह से आप डिपिक्ट करते हैं। आखिर में एक बात कहना चाह रहा हूं, प्राचीन इतिहास में पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण राजा हुआ करते थे हिंदुस्तान में, भारत में। पुष्यमित्र शुंग पर अगर कोई बुद्धिस्ट फिल्म बनाएगा, आज बुद्धिस्ट फिल्म मेकर, बौद्ध फिल्म मेकर फिल्म बनाएगा, तो उसको कैसे डिपिक्ट करेगा? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ये राजाज्ञा जारी की थी कि एक बौद्ध का सिर काट के लाइए, मैं 1000 कारशापण आपको दूंगा। तो पूरे हिंदुस्तान में बौद्धों के सिर काट के लाए गए थे। ये इतिहास में दर्ज है, बुद्धिस्ट नैरेटिव्स में दर्ज है। कैसे देखते हैं आप इतिहास को? अगर आप एक फिल्म बनाते हैं जो लार्जर हिंदुत्व इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनेगी। अगर आप एक मानवता के को देखते हुए अगर फिल्म बनाते हैं और पूरी इतिहास के काले चैप्टर को देखते हुए फिल्म बनाते हैं, तो शिंडलर्स लिस्ट जैसी फिल्म बनेगी। चलिए, आप सब मेहमानों ने इस बातचीत के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात की। नाउ आई विल लीव इट टू व्यूअर्स। हमने कोशिश की कि डिफरेंट वॉइसेस एक प्लेटफॉर्म पर आएं और इंटरेक्ट करें। संजय टिक्कू जी, अग्निशेखर जी, सुनील भट्ट जी, अशरफ वानी जी, राजेश जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।